नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है। इसके पहले हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में करीब 25 मिनट का वीडियो बनाया था। उसमें हमने लास्ट में कहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उसके जो बैकग्राउंड है पूरा, उसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को माना जाता है। जब 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्रों की संपत्ति, तो उसमें उन्होंने इस बात की वकालत की थी कि जो देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है या वितरण हो रहा है, किस चीज़ का उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, लेबर से करें कि मशीन से करें, इन सभी प्रश्नों का जवाब यदि देना है तो वो बाज़ार के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। और जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, वही निर्णय करेंगे कि कितनी मात्रा में और किस चीज़ का उत्पादन किया जाए। लेकिन 1929 में आर्थिक महामंदी है, जिसको ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है इतिहास में, वो आया। उसके बाद ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चरमराने लगी, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के जो पश्चिमी वाले इलाके में पूरे डेवलप थी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, अमेरिका में डेवलप थी। वो धीरे धीरे ऐसा माने जाने लगा कि जो अदृश्य हाथ वाली यानी इनविजिबल हैंड वाली जो फ़िलॉसफी थी एडम स्मिथ की, वो काम नहीं कर पा रही है। तब कार्ल मार्क्स की जो फ़िलॉसफी है समाजवाद वाला, वो थोड़ा सा हावी होना शुरू हो गया। और उसमें उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि देश में जितना भी उत्पादन वितरण किया जाना है, संसाधनों पर जो नियंत्रण होना चाहिए वो राज्य का होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य वाली इकोनॉमी भी एक शोषणात्मक रूप से, या कहें कि उसका विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये ज़रूरी था कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं का संगम हो, उसमें से कुछ अच्छी खासियतें निकल करके आएँ, ताकि एक मिश्र अर्थव्यवस्था हो, ताकि समाज का भी कल्याण हो और लाभ को भी अधिकतम किया जा सके। तो इस पृष्ठभूमि में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आर्थिक महामंदी क्या है, क्यों आया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, और ऑस्कर लैंग के और जो मेनार्ड केन्स हैं, इनके विचार क्या थे और कैसे कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था डेवलप होती गई। तो इसकी शुरुआत करते हैं पहले आर्थिक महामंदी से। 1929 में आर्थिक महामंदी, जिसको अंग्रेजी में द ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है, ये इसकी शुरुआत हुई थी। और ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। और बहुत सारे देशों में जो पूंजीवादी देश थे, वहाँ पर ये आर्थिक महामंदी आई थी और बहुत से लोग उसमें बेरोज़गार हो गए थे, उनकी नौकरी चली गई थी, कुपोषण के शिकार हो गए थे, भूखमरी जैसी स्थिति आ गई थी, औद्योगिक उत्पादन ठप हो गया था, कृषि में उत्पादन ठप हो गया था, बहुत ही बेहाल स्थिति थी। तब उस समय ऐसा सोचा जाने लगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था से कुछ अच्छी चीज़ें हम ले करके अपने आप को फिर से पुनर्संरचना अपने आप को करें, यानी कि रिकन्स्ट्रक्ट करें, ताकि ये ग्रेट डिप्रेशन वाली स्थिति ना आए। और जो मेनार्ड केन्स हैं, उन्होंने भी विचार दिया था कि, जबकि वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा सा समाजवादी अर्थव्यवस्था से जो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं उसको लेना चाहिए और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसको समाहित करके एक सही प्रकार की आर्थिक नीति हमें बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आर्थिक महामंदी हम समझ लेते हैं वो क्या है। 1929 में 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका का जो शेयर मार्केट है वो पूरी तरीके से ठप हो गया, धड़ाम हो गया, गिर गया। और उस दिन था मंगलवार के दिन में ये घटना हुई थी कि शेयर मार्केट गिर गया, उससे पूरा तबाही आ गया। द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। उस दिन मंगलवार का दिन था, इसीलिए उसको ब्लैक ट्यूसडे यानी काला मंगलवार के दिन के रूप में मनाते हैं। अब काला मंगलवार जो शब्द है, काला, जैसे किसी भी दिन को या किसी भी चीज़ को काला कह करके बुरा के रूप में प्रस्तुत करना, ये थोड़ा सा रेसिज्म वाला आता है शब्द। काला मंगलवार जैसे कह देना, या ट्रक के पीछे लिखा रहता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं रेसिज्म को बढ़ावा देते हैं। ये बात सही है क्या? जितने भी बुरे आदमी होते हैं उनका ही मुंह काला होता है, या केवल काले मुंह वाले ही बुरे होते हैं? यानी कि काला रंग को एक प्रकार से गलत इसमें मतलब कहा जा रहा है। विचार शायद वो ना हो, इंटेंशन वो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इससे वो रेसिज्म वाली बू आती है। तो किसी भी चीज़ को, जो बुरी चीज़ है, उसको काला कह करके हम संबोधित ना करें, ऐसा हमें धीरे धीरे कल्चर डेवलप करना चाहिए। जो गलत है उसको हम गलत कहें, अनैतिक कहें या अस्वीकार्य कह लें, कुछ ऐसी चीज़ें कह लें, लेकिन उसको काला कह करके संबोधित ना करें। क्योंकि
काला तो एक रंग है, काला कोई विचार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा विचार है जो कहीं ना कहीं रंगवादी जो मानसिकता है उससे निकल करके आती है। खैर जो भी बात है, ये काला मंगलवार के रूप में इसको मनाया जाता है। ब्लैक ट्यूसडे किस दिन? तो 10 अक्टूबर 29 अक्टूबर 1929 को ये हुआ था और मंगलवार का दिन था, इसलिए इसको ब्लैक ट्यूसडे के रूप में मनाया जाता है और तब से ही आर्थिक महामंदी की शुरुआत माना जाता है। इसमें क्या हुआ था, और सबसे पहले हम आर्थिक महामंदी को समझ लें, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ लें। आर्थिक महामंदी यानी मंदी, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाना। मंदी आ जाने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एग्जांपल ऐसे लीजिए कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति के पास पैसे की कमी है, वो हर महीने जा कर के कुछ ना कुछ सामान किराने की दुकान से लेता था, अपने बाल कटवाता था, कपड़े लेता था, पढ़ाई पे खर्च करता था, अनाज खरीदता था, इन सभी मदों पे वो खर्च करता था। लेकिन अचानक से उसके जेब से पैसे नहीं जा रहे हैं, उसके जेब में पैसे की कमी हो गई है, तो क्या करेगा? वो अपने खर्चे को धीरे धीरे कम करता चला जाएगा। किराने की दुकान से जो 2 किलो दाल लेता था, मान लीजिए कि 1.5 किलो लेगा, 1 किलो लेगा। बाल जो हर महीने कटवाता था, मान लीजिए कि 2 महीने बाद कटवाएगा, 2 महीने रख लेगा, दाढ़ी मूंछ बढ़ा लेगा। ऐसे ही जो आवश्यक मदें हैं, उस पर खर्च करना कम कर देगा। खर्च करने से कम करने से क्या होगा कि जो कृषि वाला क्षेत्र है या औद्योगिक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, उसमें वहाँ से डिमांड जो है वो कम आएगी, और जब डिमांड कम आएगी तो जो कंपनियां हैं वो अपने प्रॉफिट को अधिकतम करने के लिए सोचती हैं कि कम से कम लेबर में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। तो लेबर की धीरे धीरे छंटनी करना शुरू कर देंगे। लेबर की छंटनी शुरू कर देंगे तो मांग जो है पूरी तरीके से ठप होता चला जाएगा, क्योंकि उनकी जो रोज़गार था वो बेरोज़गार हो गए हैं। तो धीरे धीरे करके एक प्रोसेस के ज़रिए ये महामंदी आ जाती है, और जब ये 3 से 4 महीने लगातार मंदी का दौर रहता है तो उसको आर्थिक महामंदी की संज्ञा देते हैं। 1929 वाली महामंदी ये ऐतिहासिक महामंदी थी, बहुत बड़ी महामंदी थे। इसमें क्या हुआ कि धन का प्रवाह जो है, यानी कि करेंसी का फ्लो, वो कम हो गया। धन का केंद्रीयकरण, संकेंद्रीयकरण, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी हुआ, करेंसी हुआ, जिससे जो अमीर लोग हैं उनके ही पास धन रह गया, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योगपति के पास धन ज़्यादा रहता है। धन का संकेंद्रण उनके पास होता गया, धीरे धीरे होता गया। आम लोगों के जेब में पैसा नहीं जा रहा है, तो क्या हुआ? महामंदी का दौर शुरू हो गया। तो पैसे की कमी से धन का प्रवाह रुक गया, जिससे आम आदमी की जो क्रय क्षमता है, परचेजिंग पावर है, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। अपने आवश्यक मदों पर भी खर्च करना कम कर दिए, और जिससे उनकी जो सेविंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। जब सेविंग्स कम हो गई तो खर्च कम करेंगे, डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, कुपोषण बढ़ेगा, आर्थिक महामंदी आएगी। इस समय क्या हुआ कि बहुत सारे बैंक जो हैं वो दिवालिया हो गए। बैंक दिवालिया क्यों हो गए? क्योंकि जब शेयर मार्केट गिर गया तो जितने भी आम नागरिक अपना पैसा बैंकों में जमा किए थे, बैंकों से पैसा को निकालने लगे। अब बहुत सारे लोग जो कर्ज ले रखे थे उस कर्ज को भी लौटा पाने की स्थिति में नहीं थे, तो इसी से बैंक जो है धीरे धीरे बैंकरप्ट होता चला गया, और करीब करीब 5000 बैंक खाली अमेरिका में जो है बैंकरप्ट हो गए, या कहें कि बंद हो गए। ये वाली स्थिति आ गई थी। आर्थिक महामंदी उस समय भी आ सकती है जब क्रूड ऑयल, यानी जो कच्चा तेल होता है, जो कि अमेरिका में, रूस में ज़्यादा मात्रा में, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, यहाँ सब जो प्राकृतिक गैस हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, कच्चे जो क्रूड ऑयल हैं, उसकी जब कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब जो देश उसको आयात करता है उसको ज़्यादा अपने देश से पैसा देना पड़ता है उसको, यानी कि राजकोषीय घाटे वाली स्थिति आ जाती है। लोग उस चीज़ में ज़्यादा खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं दिवालिया वो खुद होते चले जाएंगे, उनकी जेब खाली होती चली जाती है। इससे क्या होता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है, कि यानी कि मुद्रास्फीति आ जाता है, जिसको आम भाषा में महंगाई बोलते हैं। महंगाई बढ़ जाता है। महंगाई क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मान लीजिए कि एक जगह पे कोई औद्योगिक वस्तु का उत्पादन हुआ, गुड्स का उत्पादन हुआ, या मान लीजिए कोई कृषि वाली वस्तु प्रोड्यूस का उत्पादन हुआ, वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जब पेट्रोलियम पदार्थ का जो दाम है वो बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ले जाने की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। ले जाने की लागत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, डिमांड कम होती चली जाएगी, महामंदी का दौर इससे भी आ जाएगा। तो ये
इसका और क्या चीज़ था कारण? एक ये कि इंपोर्ट जो है, आयात, जब ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगता है, देश में उत्पादन की मात्रा घट जाती है, इतनी घट जाती है कि हम अपनी स्थिति खुद संभाल ही नहीं पाते, आत्मनिर्भर वाली स्थिति नहीं होती, हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। वहाँ से चीज़ों को हम आयात करते हैं, निर्यात यहाँ से यानी अपने देश से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, ठप हो जाता है। तो ये जो पर निर्भरता वाली चीज़ है, निर्भरता वाली चीज़ है, ये राजकोषीय घाटे वाली स्थिति लाती है। जैसे जब हम किसी दूसरे देश से ज़्यादा मात्रा में आयात करते हैं तो हमारे देश से जो मुद्रा रिज़र्व है, करेंसी का रिज़र्व है, मुद्रा भंडार है, वो कम होने लगता है और हमारे ऊपर मुद्रा भार होने लगता है। हम अपनी तरफ से जो डॉलर है उसको दूसरे देश के देते हैं, हमारा रिज़र्व धीरे धीरे खाली होता चला जाता है, जिसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। जब हमारा निर्यात ज़्यादा मात्रा में होता है तो हम कहीं ना कहीं निर्यात अधिशेष यानी कि हम कह लें व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कि हम फ़ायदे की स्थिति में हैं। तो जब राजकोषीय घाटा ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, राजकोषीय घाटा जो है बढ़ जाता है, इससे हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आर्थिक महामंदी की स्थिति आ सकती है। और केन्स ने, जो मिनार्ड केन्स हैं, ब्रिटिश दार्शनिक अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा था कि धन का केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ करेंसी ये होना शुरू हो गया था, जिसके कारण से महामंदी आई। जब उन्होंने उसका स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि धन का केंद्रीकरण हो रहा है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति जो है वो डाउन होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, मार्केट में मांग जो है बहुत कम हो रहा है, जिससे उत्पादन क्रिया पूरे तरीके से ठप हो गया है और आर्थिक महामंदी आ गई है। ये केन्स की स्टडी थे। अब हम ये समझें कि ये जो आर्थिक महामंदी था इसका प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट जो रिसेशन बोलते हैं, इसका प्रभाव पहला ये पड़ा, अलग अलग देशों पे पड़ा। और 1929 से इसकी शुरुआत हुई थी, 10 अक्टूबर 1929 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1930, 31, 32, 33 इन 3-4 सालों के भीतर में जितने पूंजीवादी देश थे सभी जगह ये आर्थिक महामंदी जो है फैल गया बड़ी तेज़ी से। उसमें से अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, जर्मनी में भी आर्थिक महामंदी का बहुत खूब प्रभाव पड़ा। करीब 60 लाख लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए थे। वहाँ पे जो हिटलर थे, हिटलर ने ये कहना शुरू कर दिया, या पूंजीवादी जो मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उसके विरुद्ध जो समाजवादी या साम्यवादी को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पूंजीवादी पूरी तरीके से फेल है। इन्होंने जो है ग्रेट डिप्रेशन वाली स्थिति लेकर के चली आई है, तो हमें विकल्प के तौर पे समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए, ये डिमांड होना शुरू हो गया। तो नाजीवादी लोग जो हैं जैसे हिटलर जो हैं, इनकी स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती चली गई जर्मनी में। तो पहला प्रभाव ये पड़ा। और इसके अलावा ब्रिटेन में अगर देखें, ब्रिटेन में द ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोला जाता है, वहाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ा, शुरुआत में पड़ा, लेकिन अपनी स्थिति को वो सही करना शुरू कर दिए। जो उनकी नीति थी आर्थिक स्थिरीकरण, आर्थिक रूप से हम कैसे स्टेबल हों, यानी मुद्रा को सस्ता कर दें, जो टैक्स है उसको सस्ता कर दें, ब्याज पे जो दर है उसको कम कर दें, यानी मौद्रिक जो पॉलिसी है उसको उन्होंने सही किया, थोड़ा सा उदार किया, ताकि लोग डिमांड करें। डिमांड करने से प्रोडक्शन जब होना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे आर्थिक पटरी, मतलब जो आर्थिक व्यवस्था है वो पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने अच्छी नीति अपनाई और व्यापार में संरक्षण की नीति भी उस समय अपनाया, यानी उनके देश से सोना बाहर जाता था, सोने के निर्यात को उन्होंने बंद कर दिया और जो आयात होता था दूसरे देशों से उसको उन्होंने बंद कर दिया। अपने देश में भारी मात्रा में मांग को जनरेट किया, उत्पादन को जनरेट किया और धीरे धीरे उनकी व्यवस्था जो है सही होनी शुरू हो गई थी। तो ब्रिटेन पे जो है प्रभाव तो पड़ा, लेकिन उसको उन्होंने संभाल लिया। फ्रांस को अगर देखें तो फ्रांस को क्षतिपूर्ति मिली थी जर्मनी से क्षतिपूर्ति मिली थी, तो फ्रैंक जो थी उसकी मुद्रा फ्रांस की वो मजबूत थे, तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा अगर हम यूएसएसआर को देखें, यूएसएसआर तो चूंकि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था, कह लें कि 1917 से ही जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी या रूस की क्रांति हुई थी,
तभी से ही वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को यानी कार्ल मार्क्स की अर्थव्यवस्था को मानते थे। और चूँकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में ये आर्थिक महामंदी आई थी, इसलिए रूस पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, वो इससे बच गया था। और स्टालिन जो वहाँ के प्रमुख नेता थे यूएसएसआर के, उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ यानी कि आर्थिक नीतियाँ ऐसी बनाई थी और 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाएं इस प्रकार से उन्होंने बनाया था कि वो उस समय आर्थिक महामंदी से बच निकले थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, पूरी तरीके से बच गया। अब देखिए अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो अमेरिका के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है यानी बेरोज़गारी की दर, वो जो पहले 15 लाख थी, 15 लाख, वो आर्थिक महामंदी के दौर में 1,30,00,000 लोग बेरोज़गार हो गए थे। अभी वर्तमान में जो अमेरिका की आबादी है वो मुश्किल से 35-40 करोड़ की है। आज से करीब 90 साल पहले अगर देखें तो वहाँ की आबादी कितनी रही होगी, मुश्किल से 15 करोड़ रही होगी। आज से हम कह लें कि 1947-50 में हमारी आबादी करीब 40 करोड़ के आसपास थी। 40 करोड़ उस समय हम थे, और जबकि हमारी जो वृद्धि दर है वो 1980 के दशक तक 2% के ऊपर ही रही थी। अभी इस समय 1.6-1.8% की हमारी दशकीय वृद्धि दर है। लेकिन अमेरिका में भी अगर उसी हिसाब से कंपेयर करें तो उस समय 15-20 करोड़ की आबादी तो कम से कम रही होगी। उसमें से 1 करोड़ की आबादी जो है यानी कह लें 5% हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो अनएम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति आ गई थी, वहाँ पे बेरोज़गार हो गए थे। और चूँकि मांग जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, लोगों के जेब में पैसा नहीं था, लोग बैंक से पैसे निकाल रहे थे, बैंक दिवालिया हो गए थे, बैंक करप्ट हो गए थे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है यानी कि औद्योगिक उत्पादन वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। 1929 से 1933 के बीच में देखें तो करीब 45% जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कम हो गया था। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है यानी कि निर्माण, भवन निर्माण हो गया, ब्रिज का निर्माण हो गया, ये सब जो निर्माण काम है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। और करीब 80%, इधर लिखा नहीं है, 80% तक निर्माण वाला काम ठप हो गया, बंद हो गया। और 5,000 बैंक्स जो हैं वो क्लोज्ड, बंद, क्योंकि लोग बैंकों से अपना पैसा निकाल रहे थे, जो लोन ले रखे थे उसको भी लौटा नहीं पा रहे थे। इस कारण से बैंक जो है करप्ट हो गए। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ लोग थे, उनका रुझान जो है साम्यवाद की ओर बढ़ा, कम्युनिज़्म की ओर बढ़ा। उनको लगा कि थोड़ा ये जो पूंजीवादी है, समाजवादी है, इस अर्थव्यवस्था की ओर हम जाएं, हमारा रुझान थोड़ा सा उस तरफ हो, ताकि ये जो महामंदी वाली स्थिति है इसको हम सुलझा पाएँ। फासीवादी जो मानसिकता है इसकी भी बढ़त हुई। इसके अलावा एक प्रभाव ये बहुत बड़ा पड़ा कि शस्त्र अर्थव्यवस्था इसकी शुरुआत हुई। शस्त्र अर्थव्यवस्था ने आर्थिक महामंदी को कहीं न कहीं फ़ायदा पहुंचाया, आर्थिक महामंदी को रोकने में फ़ायदा पहुंचाया। शस्त्र अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है कि हमारी आर्थिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शस्त्रों को निर्माण करने, उसमें नौकरियां देने और शस्त्रों के निर्यात करने से प्राप्त होता है। अमेरिका देखें तो वो भारी मात्रा में शस्त्र का निर्यात भारत को करता है और देशों को करता है। हमने फ्रांस से राफेल लिया, कुछ अन्य देशों से अन्य सामग्रियां लेते हैं। कुछ मात्रा में हम अपने शस्त्र जो भारत के वर्तमान में देखें तो शस्त्र हम कुछ और उसके पार्ट्स वगैरह निर्यात भी कर रहे हैं, लेकिन एक भारी मात्रा में हम शस्त्र का आयात करते हैं। तो शस्त्र के आयात करने पे हमारी पूंजी जाती है। और पश्चिमी देश के काफ़ी सारे जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, या अमेरिका है, जर्मनी है, तो ये लोग शस्त्र का निर्माण भारी मात्रा में करते हैं, उसका निर्यात करते हैं और एक बहुत बड़ी पूंजी, एक बहुत बड़ा धन उनको वहाँ से मिलता है। तो शस्त्र अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। तो ये मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा था आर्थिक महामंदी का। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था अगर हमें समझना है तो आर्थिक महामंदी को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। अब देखें कि इसका उपाय क्या था। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने थे, मतलब पार्टी पहले दूसरी थी, तो नए पार्टी के राष्ट्रपति बने जिनका नाम था रूजवेल्ट।
रूजवेल्ट वहाँ के राष्ट्रपति बने और उन्होंने ये मतलब ये कह करके वोट मांगा था या चुनाव लड़ा था कि हम कुछ ना कुछ आर्थिक गतिविधि में चेंज करेंगे, जो मूल रूप से चेंजेस हैं उसको करेंगे ताकि आर्थिक महामंदी को हम कम कर सकें या समाप्त कर सकें। तो जनता, अमेरिका की जनता ने रूजवेल्ट साहब को जिताया, रूजवेल्ट वहाँ के राष्ट्रपति बने और उन्होंने एक नई पॉलिसी लेकर के आई जिसको हम बोलते हैं न्यू डील पॉलिसी। न्यू डील ये उपाय के तौर पे उन्होंने लेकर के आया और केन्स ने भी कहीं ना कहीं ये सलाह भी दिया था, उसको हम आगे देखेंगे केन्स ने सुझाव क्या दिया था। न्यू डील में इन्होंने क्या कहा था कि बैलेंस, देयर शुड बी बैलेंस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन के बीच में संतुलन होना चाहिए। संतुलन कैसे हो सकता है? इंडस्ट्री डिमांड करेगी कच्चे माल की आपूर्ति कृषि से होगी, कृषि को हम बढ़ावा थोड़ा दें ताकि कच्चे माल का उत्पादन हो, ज़्यादा मात्रा में कच्चे माल का उत्पादन होगा, इंडस्ट्री उसको आराम से खरीद सकेगी, सस्ते दाम में वो खरीदेगी तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, बहुत सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट देगी, मांग जनरेट होगा और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। तो ये पहले उन्होंने कहा कि देयर शुड बी बैलेंस इन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने मिनिमम वेजेस मतलब न्यूनतम जो मूल्य होता है, न्यूनतम मजदूरी होता है, उसको निश्चित किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो लाभ को अधिकतम करने के सिद्धांत पे रहते हैं। उनकी कम से कम लागत लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इसके लिए अगर उनको पूंजी के रूप में या कहें कि श्रम के रूप में अगर श्रमिक को लगाना है, लेबर को लगाना है और लेबर से ज़्यादा उनको मुनाफा हो रहा है तो वो लेबर को लगाएंगे। अगर उनको लग रहा है कि मशीन से ज़्यादा लाभ होगा तो सारे लेबर को जो है बेरोज़गार कर देंगे, वो मशीन से उत्पादन करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने मिनिमम वेजेस की बात करी। मिनिमम वेजेस मतलब कि इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम वेतन दे करके मज़दूरों से काम करवाना चाहेंगे क्योंकि लाभ उनको ज़्यादा करना है। तो एक निश्चित सीमा उन्होंने निश्चित कर दी कि इतना तो आपको वेजेस देना ही पड़ेगा मज़दूर को। तो मिनिमम वेजेस ये कहीं ना कहीं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ पर चलता है। भारत में भी मिनिमम वेजेस की बात चलती है, जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पर। तो मिनिमम वेजेस लेकर के आए और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स। फिर से वही बात, कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में वो चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करवा करके उत्पादन को ज़्यादा कर सकें ताकि उनका लाभ ज़्यादा हो सके। तो उन्होंने कहा, रूजवेल्ट साहब ने, कि मैक्सिमम आवर निश्चित होगा, 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, जो भी अलग अलग कामों के लिए निश्चित हो सकता है, निश्चित किया कि अधिकतम इतने ही घंटे तक काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर नहीं। देखिए, ज़्यादा वर्किंग आवर्स होने से क्या होता है कि लेबर के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब लेबर धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा, बेरोज़गार होगा, तो बेरोज़गारी की दर धीरे धीरे बढ़ेगी, लोगों का स्वास्थ्य जो है वो ख़राब होगा, जो उनका खर्चा है वो कहीं ना कहीं हेल्थ के रूप में जाएगा। हेल्थ में ज़्यादा खर्चा होगा तो गरीबी के कुचक्र में फंसते चले जाएंगे, धीरे धीरे वो क्या है कि उनकी स्थिति ख़राब होती चली जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे देश की स्थिति ख़राब हो सकती है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि वर्किंग आवर को ऐसे में करें कि किसी लेबर के ऊपर गलत प्रभाव न पड़े स्वास्थ्य के रूप में। तो उन्होंने मैक्सिमम वर्किंग आवर्स को निश्चित किया था। इसके अलावा एक्टिव स्टेट्स कंट्रोल ऑन इकॉनमी, एक्टिव स्टेट्स कंट्रोल ऑन इकॉनमी, यानी कि राज्य का इकॉनमी पर सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने सक्रिय रूप से, जैसे पहले क्या है कि पूंजीवादी जो व्यक्ति हैं, यानी कि पूंजीपति जो हैं, उद्योगपति जो हैं, उनका ही नियंत्रण पूरी तरीके से होगा कि उत्पादन किसका करना है, कितनी मात्रा में करना है, कहाँ सप्लाई करना है, कितने लेबर को रखना है, कितना वर्किंग आवर्स काम कराने हैं, या कितना वेजेस देना है। ये सब पहले पूरा का पूरा पूंजीपति निर्धारित करता था। लेकिन अब चूँकि राज्य की जिम्मेदारी बढ़ गई है, आर्थिक महामंदी का दौर आ गया है, तो ये महसूस किया गया कि राज्य एक नियामक, एक रेगुलेटर के रूप में काम करे। तो वो कर भी रहे थे। अब पहले जो भी वस्तुएं प्राइवेट गुड्स के रूप में ख़रीदी जाती थी, डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, उसको कहीं ना कहीं राज्य की जिम्मेदारी कहा गया कि जो बेसिक आधारभूत चीज़ें हैं उसको राज्य प्रोवाइड करे, सस्ते दामों पे प्रोवाइड करें ताकि लोगों के द्वारा मांग जनरेट हो सके। तो पब्लिक गुड्स
यानी जो आधारभूत सेवाएं हो सकती हैं, आधारभूत वस्तुएं हो सकती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, जिसको पब्लिक गुड्स के नाम से जाना गया। यानी कि सामाजिक वस्तुएं हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हेल्थ, ये एक पब्लिक गुड्स है। हेल्थ फैसिलिटी यानी कि स्वास्थ्य सेवा। और मिनिमम न्यूट्रिशन यानी कि न्यूनतम पोषण मिले लोगों को, खाने पीने की कुपोषण वाली दिक्कत ना हो, भूखमरी ना हो। भारत में देखें तो 2020 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कौन सी रिपोर्ट से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें बताया गया था करीब करीब 19 करोड़ 190 मिलियन ऑफ पीपल जो है वो भूखमरी के शिकार हैं भारत में। तो ये मिनिमम न्यूट्रिशन की बात की गई। सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई की सुविधा लोगों को मिले। एडुकेशन यानी शिक्षा जो है वो सभी लोगों को, जो आधारभूत शिक्षा होती है, बेसिक शिक्षा या कहें जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राइमरी एजुकेशन, वो लोगों को मिले। और सोशल सिक्योरिटी यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा होती है। सामाजिक सुरक्षा मतलब देखिए क्या होता है, सुरक्षा, एक असुरक्षा होता है, एक सुरक्षा होता है। जैसे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मान लीजिए एक मिनिमम वेज कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनका खर्चा बर्चा चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि उनके ऊपर कभी भी प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए तो वो असुरक्षित हो जाएंगे। मान लीजिए भारत के तटीय क्षेत्र में, जो कि भारत का तटीय जो लंबाई अगर हम देखें करीब 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों के साथ अगर लें तो 7516.6 किलोमीटर लंबे हमारी तटरेखा है। इतने के भीतर करोड़ों लोग मत्स्य पालन पर निर्भर होते हैं, लोगों की आजीविका आराम से चल रही है। लेकिन मान लीजिए कि, और जो कि होता ही है, जैसे कि अभी देखिए ताउते चक्रवात आया, पिछले साल फानी चक्रवात आया था, फिर तरह तरह के चक्रवात ऐसे आते रहते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, वहाँ से चक्रवात आती हैं। तटीय क्षेत्र के इलाके वाले लोग का पूरा जो जीवन यापन है, घर है, फसलें हैं, वो बर्बाद कर देती हैं। उनको भारी मात्रा में जो है अपने स्थान को छोड़ करके जाना पड़ता है। तो जो वो अपने निर्भर थे मत्स्य पालन पे, या जो भी वहाँ पे अपना उद्योग धंधे करते थे या प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे, उससे कहीं ना कहीं उनका भटकाव हो जाता है, वो असुरक्षा में आ जाते हैं। ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तो इसी बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा। यानी कि आर्थिक महामंदी के दौर में जब बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, कुपोषित हो गए, मर रहे हैं, आत्महत्या की दर बढ़ गई, तो उसमें राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो पूंजीपतियों के सहारे अर्थव्यवस्था को ना छोड़ दें, बल्कि अर्थव्यवस्था को एक रेगुलेटर के रूप में अपने हाथ में लें और उसके गाड़ी को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएं। तो ये है सोशल सिक्योरिटी। उस समय क्या हुआ कि सोशल सेक्टर में यानी कि सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया गया, यानी कि निवेश किया गया या कहीं खर्च किया गया। और 1930 से लेकर के 1950 तक देखें, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं थीं, उन्होंने अपने कुल एक्सपेंडिचर का 50% हिस्सा जो है सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करते थे या कहें एक्सपेंड करते थे। क्यों? इससे डिमांड जो है वो बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने से पूरा जो आर्थिक पहिया है वो घूम जाएगा। और मेनार्ड केन्स जो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यानी कि रोज़गार और ब्याज और धन का सामान्य अध्ययन, जनरल थ्योरी। ये पुस्तक लिखी थी और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, जो कि ब्रिटिश एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये वहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को रुझान दिखाया था। 1883 में जो है इनका जन्म हुआ था और 1946 में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि ये लगभग उसी दौर में पुस्तक को लिखे होंगे जब आर्थिक महामंदी आई थी। तो उस समय इन केन्स साहब ने सुझाव दिया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को कि आप अपने इकोनॉमी में थोड़ा सा मूलभूत बदलाव कीजिए। जैसे जो एडम स्मिथ ने कहा था कि बाज़ार जो है वो अपनी स्थिति को स्वयं सुधार लेती है, एक इनविजिबल हैंड होता है, जो जैसे डिमांड रहेगा वैसे सप्लाई होगा, और धीरे धीरे। और एडम स्मिथ का ये भी कहना था कि प्रतिस्पर्धा का होना ज़रूरी है। अगर देश का विकास करना है, सही तरीके से विकास करना है, तो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का होना ज़रूरी है। केन्स ने कहा कि ये तो ज़रूरी है, जो पूंजीपति हैं वो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए आर्थिक पहिया को घुमाएंगे,
उनकी स्थिति तो सही हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कीमत होता है, मूल्य, वस्तुओं का मूल्य, जो रोज़गार है, उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाएगी, जिससे पूंजीपति तो अमीर होंगे लेकिन बहुत सारे लोग एकदम गरीबी के जाल में फंसे चले जाएंगे और आर्थिक महामंदी का दौर आ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इकॉनमी पे राज्य का स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन, यानी कि कड़ी पकड़, रेगुलेटर की भूमिका होनी चाहिए। वो रेगुलेट करें कि चीज़ें सही तरीके से, सुचारू तरीके से जन सामान्य के लिए भी चीज़ें हो पाएँ उपलब्ध। तो ये केन्स का सुझाव था। इन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइस एंड वेजेस, यानी कि जो मूल्य है और जो मजदूरी है, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। यानी जब कोई विपरीत अवस्था आ जाए तो ऐसा ना हो कि लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया जाए या वेजेस इतना ज़्यादा कम किए जाएं कि उसकी स्थिति ही ख़राब हो जाए, सोशल सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड ना किया जाए जिससे वो आत्महत्या के लिए भी आगे बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मूल्यों में, वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में रोज़गार देने में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जो है, सरकारी खर्चों को बढ़ाना चाहिए, सोशल सेक्टर में, सोशल गुड्स में बढ़ाना चाहिए ताकि डिमांड क्रिएट हो, जनरेट हो। और इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीतियाँ बनानी चाहिए कि राजकोषीय घाटा जो है वो ना हो, यानी हर देश आत्मनिर्भर रहे। अब इतना उत्पादन खुद से कर ले प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में कि अपना पेट कम से कम भर ले, और हो सके तो वो दूसरे देशों को निर्यात भी करें, दूसरे देशों की भी मदद करें। तो राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करें, निर्यात को बढ़ाएं, आयात को कम करें, दूसरे देशों की मदद करें। तो उन्होंने फाइनेंशियल पॉलिसी में कहा कि राजकोषीय घाटा को कम करना चाहिए। जो ब्याज दर है, जैसे बैंक जो देते हैं हमें, जो प्रिंसिपल मनी देते हैं, मूलधन देते हैं उधार के तौर पे, उस पर हमें कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ता है। अगर ब्याज की दर ज़्यादा रहेगी तो लोग क्या है कि ज़्यादा पैसा लेना नहीं चाहेंगे, लोन नहीं लेना चाहेंगे। ब्याज की दर कम रहेगी, लोग ज़्यादा धन लेना चाहेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा सप्लाई होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और धीरे धीरे डिमांड की स्थिति बढ़ेगी और लोगों के जेब में पैसा जाएगा और आर्थिक महामंदी समाप्त होगा। तो ब्याज दर में कटौती होनी चाहिए। फ्लो ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा का प्रवाह होना चाहिए, थोड़ी सस्ती मुद्रा आपूर्ति होनी चाहिए। सस्ती मुद्रा आपूर्ति मतलब कि बैंक द्वारा सस्ते में लोन प्रोवाइड होना चाहिए। और केन्स ने एक सुझाव ये बहुत महत्वपूर्ण दिया था कि स्टेट इकोनॉमी की ओर जो है झुकाव थोड़ा सा होना चाहिए। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो राज्य अर्थव्यवस्था से कुछ ना कुछ सीखें और उनकी जो मूलभूत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं उसको अपने में समाहित करें। और कहीं ना कहीं यही चीज़ सुझाव जो है बाद में एक दूसरे हैं, लैंग साहब हैं, ऑस्कर लैंग, इन्होंने भी कहा था कि पूंजीवादी जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं से कुछ अच्छी बातें लेना चाहिए अपने में। तो ऑस्कर जो केन्स हैं, मेनार्ड केन्स, इनके सुझाव को माना गया। पूंजीवादी देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की कुछ मूलभूत चीज़ों को अपने में लिया, जैसे कि उपाय के तौर पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखा। न्यू डील रूजवेल्ट साहब ने लाया, सोशल सेक्टर में खर्च किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, राजकोषीय नीति बनाई, अपना मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किया, वो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स को प्रोवाइड किया। तो इससे क्या हुआ कि वो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था से जो मूलभूत चीज़ें होती हैं उसको उन्होंने अपने में समाहित किया और आर्थिक महामंदी को समाप्त किया। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति जो ख़राब थी बहुत ज़्यादा, वो सही होना शुरू हो गया था। तो चूँकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लोग इनको माने, केन्स के सुझाव को माने, उसको अप्लाई किया और उसको उनका सार्थक रिज़ल्ट मिला। ऐसे ही ऑस्कर लैंग, जिनका जन्म 1904 में हुआ था, मृत्यु 1965 में हुई थी, इन्होंने भी सुझाव दिया था। ये गए पूंजी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनसे कहा कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की कुछ मूलभूत चीज़ों को समाहित करना चाहिए, लेकिन
स्टेट इकॉनमी जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जड़ होती हैं, अपने आप में जड़, वो अपनी स्थितियों को ज़्यादा बदलना नहीं चाहते आसानी से। और ऐसा भी होता है कि जो कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है और स्टेट इकॉनमी है वो किसी देश के लिए सूट करे, किसी देश के लिए सूट ना करे। मिक्स्ड इकॉनमी किसी देश के लिए सूट करे, किसी देश के लिए सूट ना करे। ये वहाँ की जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बाद में ये माना गया सन 2000 के आसपास कि मिक्स्ड इकॉनमी जो है वो सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए चीन में जो है, चीन जो कि 1949 में एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला देश बना था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था का सबसे आदर्श उदाहरण चीन को माना जाता है। माओ से तुंग के नेतृत्व में जब चीन का आर्थिक विकास शुरू हुआ तो पहली बार चीन में मांग उठी कि हमें जो सोशल ये जो एक वर्ड है मार्केट सोशलिज़म है, ये मार्केट सोशलिज़म शब्द का इजाद जो है ऑस्कर लैंग ने किया था। ऑस्कर लैंग ने कहा था मार्केट सोशलिज़म। इसका मतलब होता है कि जो सोशलिस्ट इकॉनमी है वो मार्केट वाली इकॉनमी को कुछ लें, उससे सीखें और अपनी स्थिति को बेहतर बनाएं। लेकिन वो मान नहीं रहे थे। लेकिन चीन में ये बात सबसे पहले आई, विरोध हुआ, विद्रोह हुआ इस बात का कि हमें मार्केट सोशलिज़म की ओर बढ़ना चाहिए। तो माओ से तुंग ने उसको जो है होमवर्क करना शुरू किया 75 में। 1975 से इन्होंने ये विचार करना शुरू किया कि हम मार्केट सोशलिज़म की ओर कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और फाइनली जा कर के 1985 में वो अपनी अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को खोला जिसको बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी को लेकर के आए जिससे मार्केट सोशलिज़म को बढ़ावा मिला। और चीन ये समाजवादी या पूंजीवादी, समाजवादी या कहें साम्यवादी अर्थव्यवस्था का सबसे पहला आदर्श उदाहरण माना जाता है जो मार्केट सोशलिज़म को भी अपनाया और सही तरीके से चला। रूस में भी ये बात आई। रूस जो कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति यहाँ पर हुई थी और समाजवादी अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से यहाँ पर चल रही थी। स्टालिन के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजनाएं ये सब चल रही थी। उस समय क्या है, पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब होता है कि समाज की जितनी संपत्ति है, संसाधन है, उस पर सामूहिक नियंत्रण जनता का होता है, ये होता है समाजवादी। तो रूस में भी जब दबाव पड़ा इस बात का तो उन्होंने दो शब्द आते हैं, ग्लासनोस्ट, एक आता है पेरेस्ट्रोइका। तो ग्लासनोस्ट मतलब होता है, ग्लासनोस्ट ओपननेस यानी कि खुलापन। खुलापन मतलब वही कि अपने बाज़ार को थोड़ा थोड़ा मुक्त करें, लोग जो दूसरे देशों से इनके देश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं वो आके इन्वेस्टमेंट करें। समाजवादी देशों में भी बाहर से आके उद्योग धंधे शुरू हों, लोग ज़्यादा मात्रा में रोज़गार पाएँ, अपने वेजेस को बढ़ाएं, अपनी आर्थिक स्थिति सही करें। तो ये है कुल मिला के ओपननेस। और पेरेस्ट्रोइका मतलब होता है रिकन्स्ट्रक्शन यानी कि पुनर्संरचना या पुनर्निर्माण। तो ये दो नीतियाँ लेकर के आए, लेकिन ये ठीक प्रकार से चल नहीं पाई। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे लोग इसको अपनाना शुरू किए लेकिन वो डर रहे थे कि इसको अपनाएं कि ना अपनाएं। चीन ने प्रयास किया, सफल हो गया 1985 में, लेकिन रूस ने अपनाया तो ये सफल नहीं हुआ। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, वो विघटित हो गया। कब? 1991 में विघटित हो गया, टूट गया। और टूट करके करीब 15 छोटे छोटे देशों में बंट गया और रूस एक बड़ा हिस्सा बन गया। 15 अलग अलग छोटे, जैसे मध्य एशिया के देश हो गए, पूर्वी यूरोप के देश हो गए। तो ये सब पहले रूस के हिस्से हुआ करते थे यूएसएसआर के, वो टूट करके। और कारण ये बताया जाता है कि आर्थिक कुप्रबंधन के चलते राजनीतिक अस्थिरता आ गई, जिसके कारण से यूएसएसआर का विखंडन हो गया। रूस एक दूसरा देश बन गया, 15 और छोटे छोटे देश बन गए उसी में ही। 1980s तक, 1980 के दशक तक माना जाने लगा था कि यह ऐसा हो गया था कि कोई भी अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक या व्यवहारिक रूप से न तो पूंजीवादी रह गई थी और न ही स्टेट इकॉनमी रह गई थी। सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं समाजवादी के कुछ मूलभूत बातों को, और लगभग सभी समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ मूलभूत बातों को अपने में समाहित करना शुरू कर दिए थे और मिक्स्ड इकॉनमी बनना शुरू हो गया था। मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया, ये सब। और उस समय क्या था कि एक विचार नहीं था मिक्स्ड इकॉनमी की क्या परिभाषा होनी चाहिए। ये ठीक प्रकार से
परिभाषित नहीं था, डिफाइंड नहीं था। 1999 में 1999 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आया, जिसका नाम था 21वीं सदी में प्रवेश, यानी कि एंटरिंग इन द 21st सेंचुरी। इस नाम की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें विश्व बैंक ने पहली बार ये माना था कि स्टेट का रोल होना चाहिए किस चीज़ में, आर्थिक गतिविधियों में कंट्रोलर के रूप में, रेगुलेटर के रूप में राज्य की भूमिका होनी चाहिए। ये पहले विश्व बैंक ने माना था। और उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि सभी देश जो हैं वो इस बात को आइडेंटिफाई करें, उस क्षेत्र को चयनित करें, निकालें जहाँ पर ये संभावना है कि राज्य और जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो मिल करके अपने संसाधन का अधिकतम उपयोग कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य अर्थव्यवस्था या कैपिटल अर्थव्यवस्था ये अपने आप में दिक्कत नहीं है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इन दोनों को एक साथ लेकर के कैसे चला जाए, इसका प्रबंधन। और एक बार अगर साथ में चल गया तो बहुत शानदार चलता है। एग्जाम्पल के रूप में अब लगभग सारे देश हैं। अब कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से पूंजीवादी या पूरी तरीके से समाजवादी है। सभी देश आंशिक या ज़्यादा रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था की ही पॉलिसी को मानते हैं, अपनाते हैं। और स्टेट और कैपिटल इकोनॉमी एक दूसरे के पूरक के रूप में है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा था। उन्होंने ये भी सलाह दिया था कि राज्य जो है वो दखल दे और रेगुलेटर की भूमिका निभाए, और उसके ऊपर कोई ये दबाव नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर के मतलब अंडर में आ जाए, वो उसको कंट्रोल करे, नियामक की भूमिका अपनाए। और भारत की जब बात आती है तो 1991 में 1991 में भारत ने भी ओपननेस यानी कि जो आर्थिक उदारीकरण होता है, लिबरलाइजेशन होता है, उसकी नीति अपनाई। इसके पीछे एक दूसरा बैकग्राउंड है, उसके लिए एक दूसरी वीडियो चाहिए कि 1991 में भारत ने क्यों आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी। उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए, आधा पौना 1 घंटा का, तो उसको अभी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन इंडिया ने भी 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। इसके पीछे कारण ये था कि उसका जो राजकोषीय घाटा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मुद्रा भंडार कम हो गए थे, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो IMF ने, इन सब ने, वर्ल्ड बैंक ने दबाव बनाया कि आप जो है आर्थिक उदारीकरण लेकर के आइए। तो लेकर के आए। भारत पहले से ही आज़ादी जब हुआ था उसके बाद से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को मान रहा था, लेकिन ओपननेस नहीं थे, यानी कि दूसरे देश से आके यहाँ पर निवेश करें, उत्पादन करें, ऐसा नहीं था। संरक्षण की नीति जो बोलते हैं उसकी नीति भारत अपना रहा था, लेकिन 91 के बाद वो कहीं ना कहीं संरक्षण को थोड़ा सा ओपन अप करना शुरू कर दिया था। लोग भारत में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, इंडस्ट्री लगाएं, लाभ कमाएं। तो ये 1991 में हुआ, जिसको बोलते हैं न्यू मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी नई मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये कि पहले भी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अभी नई मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य, भारत के संदर्भ में राज्य मतलब कि पूरा देश, यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो राज्य जो है उसकी क्या भूमिका हो और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी क्या भूमिका हो, इसको एक नए सिरे से डिफ़ाइन किया गया। और प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी चीज़ें दी गई, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन जो है, दूरसंचार, रोड कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माण, एनर्जी, ऊर्जा का क्षेत्र, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है, इन सब में प्राइवेट सेक्टर आएँ, खूब इन्वेस्टमेंट करें, खूब लाभ कमाएं। और सोशल सेक्टर जो राज्य के लिए, देश के लिए या कहीं सरकारों के लिए कहा गया, सोशल सेक्टर उसको नाम दिया गया, जिसमें एजुकेशन रखा गया, शिक्षा, हेल्थ, और पेयजल मिले सभी को, साफ़ सफाई मिले, न्यूट्रिशन मिले यानी कि पोषण, सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा मिले। तो ये सारी चीज़ें सोशल सेक्टर के रूप में कही जाने लगें। और प्राइवेट सेक्टर की, सोशल सेक्टर की जो काम है वो नए सिरे से परिभाषित किया गया 1991 के बाद में, जिसको बोलते हैं न्यू मिक्स्ड इकोनॉमी। कुल मिलाकर तात्पर्य ये है कि 1776 में एडम स्मिथ ने विचार लेकर के आया था कि राज्य को दखल नहीं देना चाहिए, नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी या नॉन इंटरफियरेंस बाय द स्टेट, ये विचार दिया था एडम स्मिथ ने। कब? 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशंस वाली पुस्तक में। लेकिन जब इसके बाद 1929 में आर्थिक महामंदी आई
तो केन्स ने सुझाव दिया कि थोड़ा सा समाजवादी वालों से हम सीख लें। उसको रूजवेल्ट ने अपनाया और अपनी स्थिति को सही किया। धीरे धीरे ऑस्कर लैंग ने भी सुझाव दिया था, लेकिन समाजवादी लोग मान नहीं रहे थे। बाद में धीरे धीरे मानना शुरू किए। कोई लोग सफल हुए, जैसे कि चीन सफल हो गया ओपन डोर पॉलिसी 1985 के द्वारा। रूस सफल नहीं हुआ, उसका विघटन हो गया। भारत भी कहीं ना कहीं सफल हुआ असफल हुआ, उसके कुछ लाभ कुछ हानियाँ हैं। उसको किसी अन्य दिन डिस्कस कर लेंगे। ये जो पोर्शन है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी एक दिन। इसका क्या बैकग्राउंड रहा है आर्थिक उदारीकरण का भारत में। तो रूस ने इसको अपनाया, नहीं हो पाया। फिर 1999 में विश्व बैंक की रिपोर्ट आई, जिसमें ये बात माना गया। और विश्व बैंक और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की हिमायती हैं जो खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन करें, यानी मिश्रित भी हो और खुले में भी हो। खुली अर्थव्यवस्था यानी कि प्रतिस्पर्धा भी हो और मिश्रण भी हो, स्टेट का और कैपिटल दोनों का। तो जो 225 साल से लड़ाई थी 1776 से 2000 के बीच में कि सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था कौन सी है, स्टेट है या कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है, उसका झगड़ा समाप्त हुआ। अंततः ये माना गया कि नहीं, मिक्स्ड इकॉनमी ही सबसे अच्छा मार्ग है और इसी की ओर सभी को आगे बढ़ना चाहिए। शीत युद्ध का दौर जब चला था, द कोल्ड वॉर एरा, उसमें भी मेन झगड़ा इसी बात का था कि पूंजीवादी सबसे अच्छा है कि समाजवादी सबसे अच्छा है। लेकिन एंटरिंग इन द 21st सेंचुरी रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक इन 1999, इसके द्वारा यह स्थापित हो गया कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं अपने आप में विफल हैं। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अच्छी चीज़ों का समायोजन सबसे अच्छा विकल्प है। केन्स ने यह सुझाव दिया था कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था से कुछ चीज़ें लें। ऑस्कर लैंग ने यह सुझाव दिया था कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अच्छी चीज़ें लें और दोनों को एक पूरक के रूप में आगे बढ़ाएं ताकि देश का सही प्रकार से विकास हो सके। तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि। अब समझ में आ गया होगा आपको। शायद मैं बता पाया हूँगा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे कैसे विवाद आगे बढ़े और कैसे कैसे ये माना गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ही सबसे अच्छी इकॉनमी के रूप में हो सकता है। और भारत भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का हिमायती है, उसको मानता है। 1991 के पहले भी मानता था, लेकिन संरक्षण की नीति ज़्यादा थी। 1991 के बाद में थोड़ा सा लिबरल ज़्यादा हो गया, उदार ज़्यादा हो गया। तो भारत के संदर्भ में हम आर्थिक उदारीकरण को किसी अन्य दिन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।